नमस्कार दोस्तों, आज हम नया टॉपिक अपना शुरू करने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन। तो हमने अपने पिछले भाग में उद्योग को शुरू किया था और हमने कुछ उद्योग देखे थे, जैसे कि लौ से संबंधित, लौह इस्पात उद्योग से संबंधित, तांबे से संबंधित और एल्यूमिनियम से संबंधित। तो आज के पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन से हम शुरू करने जा रहे हैं आज। तो जब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की, तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा हमारा परंपरागत ऊर्जा या अनवीनीकरणीय ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा, इसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। और यदि हम दूसरा बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा तो ये हम ऊर्जा संसाधनों को इसमें हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। तो फर्दर अगर हम अनवीकरणीय और नवीकरणीय को विभाजित करना चाहें तो फिर से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं और जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके आधार पर अगर हम देखें तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो होंगे हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा, इनमें हमारे जो आते हैं ऊर्जा स्रोत में मुख्यतः जो हमारे आते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, विद्युत, ये हमारे मुख्यतः किस में आ जाते हैं, विद्युत ऊर्जा जो हमारे आ जाते हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा में आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से अनवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत, इस प्रकार के जो ऊर्जा स्रोत होते हैं के ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते। समाप्त हो जाने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते, अर्थात ये एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। जैसे कोयला की अगर हम बात करें तो कोयला या खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, किसी की भी हम बात करते हैं तो ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। और यदि हम इनको एक बार संपूर्ण रूप में दोहन कर लेंगे तो ये दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं गैर परंपरागत में, नवीकरणीय में, तो नवीकरणीय को भी हम विभाजित कर सकते हैं नवीकरणीय में ऊर्जा में। तो अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जैसे आ जाता है सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरी ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा में। और अर्थात नवीकरणीय में क्या था, हमारे इसमें दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ये लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो फर्दर हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। तो हमने अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में क्या बात की, जैसे अभी हमने कहा कि ये एक बार जब समाप्त हो जाएंगे
जब एक बार ये समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कोयला की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम कोयले की बात करते हैं। और अगर हम कोयले की बात करें तो भारत में ऊर्जा का ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऊर्जा का भारत में ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है। और अगर हम डाटा वाइज देखें तो जितना भारत में सकल वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसका लगभग 67% अकेले कोयले से ही आपूर्ति होती है। सकल जितनी भी आवश्यकता है हमारी वाणिज्यिक रूप में ऊर्जा की, सकल वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकता जितनी भी है, ऊर्जा की जो हमें आवश्यकता होती है, आवश्यकता का 67% कोयले से ही आपूर्ति होती है, कोयले से। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भारत में उद्योगों के लिए कोयला कितना महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। और इस कारण से कई लोग इसको उद्योग की रोटी या उद्योग की जननी भी कहते हैं। कोयले को उद्योग की रोटी या उद्योग की जननी नाम से भी इसको संबोधित करते हैं, उद्योग की जननी। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर भारत में ऊर्जा के निर्भर अगर हम हैं तो सबसे ज़्यादा हम कोयले पे ही निर्भर हैं, ठीक है। तो हालांकि इससे प्रदूषण की काफ़ी समस्या आती है जो हम पर्यावरण में देखेंगे, लेकिन हमारी अभी जो डिपेंडेंसी है वो अभी भी इसी पे है। और चाहे लौह इस्पात उद्योग जैसे उद्योग हों, उनमें कोयलों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। और हमने अपने पिछले पार्ट में भी देखा था कि जो हमारे जैसे जो हमारे बर्नपुर कारखाना है, बोकारो का कारखाना है, दुर्गापुर का, वो कोयले के क्षेत्र के समीप ही स्थित हैं। तो इस प्रकार से कोयले का एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है हमारे देश में, ठीक है। तो अगर हम कोयले के प्रकार की बात करते हैं, तो अगर हम कोयले के प्रकार की बात करें, अगर हम कोयले के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार जो हमारा है, जिसको हम कहते हैं क्या, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे पहला प्रकार जो हमारा है वो है एंथ्रेसाइट। और अगर एंथ्रेसाइट की हम बात करें तो यह सबसे सर्वोत्तम प्रकार का होता है, सबसे सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, सर्वोत्तम किस्म का ये कोयला है। और अगर इसमें हम कार्बन की मात्रा, जितना कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना अच्छा वो कोयला होगा। और अगर हम एंथ्रेसाइट में बात करें तो कार्बन परसेंटेज इसमें 80 से लेकर 90% तक होता है। और जितना अच्छा कार्बन प्रतिशत होगा उतना अच्छा वो कोयला होगा। और इसी कारण से इसमें कार्बन प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण इसको एंथ्रेसाइट को हम बेहतर किस्म का कोयला, सर्वोत्तम किस्म का मानते हैं। और इसमें जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा भी काफ़ी कम होती है, वाष्पशील पदार्थ की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, की मात्रा काफ़ी कम, काफ़ी कम होती है। और अगर हम बात करें तो भारत में यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ही पाया जाता है और भारत में उतना ज़्यादा एंथ्रेसाइट की किस्म नहीं पाई जाती है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एक टाइप की बात करें तो दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। बिटुमिनस प्रकार का कोयला, यह गुणवत्ता के स्तर पर अगर हम बात करें तो एंथ्रेसाइट के बाद द्वितीय नंबर पे आता है। और इसमें जो कार्बन प्रतिशत होता है वह 60 से लेकर 80% तक होता है। और इसका प्रयोग कोकिंग गैस, कोयला, वाष्प कोयला बनाने इत्यादि में होता है। वाष्प कोयला, कोकिंग गैस इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और भारत में मुख्यतः जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। और इसके जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल इत्यादि हैं, ठीक है। जब हम अलग से थोड़ा सा हम क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ कोयले के प्रकार के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम आ जाते हैं। अभी हमने 2 प्रकार देखे। इसी तरह से थर्ड टाइप जो है कोयले का वह है लिग्नाइट। लिग्नाइट ये कोयले का थर्ड टाइप है, ठीक है। ये कोयले का थर्ड टाइप है। और
अगर गुणवत्ता स्तर की बात करें तो यह बिटुमिनस से तो क्या होता है, उतनी अच्छी उसकी गुणवत्ता नहीं होती, थर्ड नंबर पे ही आता है, ठीक है। और इसकी जो कार्बन परसेंटेज है वह 60 से 70% तक होता है। और अगर हम भारत में इसकी प्राप्ति स्थल की बात करें तो यह तमिलनाडु में, राजस्थान में, असम में, मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट के असम मेघालय में पाया जाता है। और अगर हम लिग्नाइट की बात करते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउन, भूरा कोयला, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। और सबसे चौथा प्रकार जो है लास्ट का, वो है पीट कोयला। यह सबसे निकृष्ट प्रकार का कोयला होता है, पीट कोयला, और यह निम्न कोटि का होता है। और इसमें जो कार्बन परसेंटेज होता है वह 60 से भी कम होता है, 60% से कम ही कार्बन परसेंटेज होता है, ठीक है। और यह कोयले निर्माण का एक तरह से कह सकते हैं ये प्रथम चरण होता है। कोयले का निर्माण जो होता है उसका ये प्रथम चरण होता है। और इसमें जो नमी की मात्रा वो सर्वाधिक होती है, यह नमी इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये तो हमारे हो गए 4 कोयले के प्रकार, कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। जिसमें सबसे बेटर टाइप का है क्या? एंथ्रासाइट, और सेकंड नंबर पर बिटुमिनस है। और भारत में अगर प्राप्ति के आधार पर हम देखें तो भारत में जो प्राप्ति है इसका वो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? वो भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो कोयला उत्पादक राज्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। भारत में जो कोयला उत्पादक राज्य हैं, कोयला उत्पादक राज्य भारत में, ठीक है। तो अगर हम कोयला उत्पादक राज्य देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले बार अपना देखा था स्लाइड में भी, तो अगर हम एक तो होता है कि भंडारण की स्थिति से, ठीक है। तो अगर हम भंडारण की स्थिति से देखें तो इसमें झारखंड जो है, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो भंडारण दृष्टि से यह प्रथम है। इसमें प्रथम है भंडारण की दृष्टि से, ठीक है। और भारत में जो कोयला अधिकांश पाया जाता है वो गोंडवाना प्रकार का ही है। तो यहाँ भी अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम का ही है, गोंडवाना क्रम का प्रकार का कोयला पाया जाता है। और अगर भारत में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत में जितना कोयला उत्पादन होता है उसमें से 19% झारखंड से होता है। और भारत में अगर राज्यवार देखें तो तीसरे नंबर पर है झारखंड, थर्ड नंबर पर झारखंड कोयला उत्पादन की दृष्टि से कितने नंबर पर? थर्ड नंबर पे है। और भंडारण की दृष्टि से प्रथम नंबर पे है। और सबसे प्रमुख क्षेत्र जो यहाँ का है वो है झरिया। झरिया यहाँ का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, प्राचीन भी है और प्रमुख क्षेत्र भी है। इसके अलावा बोकारो, रामगढ़, करणपुर, डाल्टनगंज, देवघर, इन स्थानों से भी हमको कोयला मिलता है। तो कोयला में झारखंड में क्या हो गया? भंडारण दृष्टि से फर्स्ट, उत्पादन से थर्ड 19%, गोंडवाना क्रम का झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, करणपुर, रामगढ़ और देवघर, ऐसे इन स्थानों पर प्राप्त किया जाता है कोयला। सेकंड नंबर पे अगर हम देखते हैं, दूसरा राज्य को हम देखते हैं तो अगर हम दूसरा और राज्य देखते हैं तो वो है उड़ीसा, जहाँ पे पाया जाता है। अगर हम उड़ीसा देखते हैं तो ये सेकंड नंबर पर उड़ीसा में पाया जाता है। और अगर हम यहाँ पे भंडारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो झारखंड के बाद ये सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे भंडार है। और उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उत्पादन में भी ये सेकंड है, मतलब उड़ीसा जो है उत्पादन और भंडारण दोनों में सेकंड है।
और जिस प्रकार से झारखंड में 19% कोयले का उत्पादन होता था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21% कोयले का उत्पादन है, कोयला उत्पादन है। और यहाँ का जो सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वह है तलचर। तलचर यहाँ का सबसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है जहाँ से कोयला प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और यह लंबे क्षेत्रों में संबलपुर तक फैला हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है यह पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज क्षेत्र है उसके बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा भंडारण का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो तलचर हो गया, संबलपुर तक क्षेत्र फैला हुआ है उत्पादन की दृष्टि से भी और भंडारण की दृष्टि से भी। सेकंड नंबर पे उड़ीसा, ठीक है। तो आगे और हम चलते हैं। थर्ड अगर हम जो राज्य लेते हैं वो है छत्तीसगढ़। थर्ड हमारा जो राज्य है वह है छत्तीसगढ़। और अगर भंडारण की दृष्टि से हम देखें, भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में थर्ड नंबर पे है, लेकिन उत्पादन की बात अगर हम करें कोयले का तो छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो उत्पादन होता है वह लगभग 22% होता है। यहाँ पे लगभग 22% कोयले का उत्पादन होता है, जबकि उड़ीसा में 21% था और झारखंड में 19%। और लेकिन भंडार यहाँ पे थर्ड है, ठीक है, उत्पादन होता है। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ पे जैसे बिलासपुर हो गया, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से हमको प्राप्त होता है कोयला। इसके अलावा उमरिया, विश्रामपुर, रामकोला, ये क्षेत्र हैं जहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अन्य अगर हम राज्यों की बात करें तो एक अन्य प्रमुख राज्य है जहाँ से कोयला प्राप्त होता है वह है पश्चिम बंगाल। वह है पश्चिम बंगाल। और यह संचित भंडार की दृष्टि से फोर्थ नंबर पर है, फोर्थ नंबर पे है। उत्पादन की दृष्टि में यह सेवेंथ है। यहाँ रानीगंज, वर्धमान, वीरभूम और दार्जिलिंग के कुछ क्षेत्र, जलाईपुरी के क्षेत्र, पुरुलिया, दार्जिलिंग, ये सारे क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जिसमें से रानीगंज एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम अन्य क्षेत्र राज्यों की बात करें तो एमपी में भी कोयला पाया जाता है, जहाँ पे 5th नंबर पे भंडारण है, भंडार में, ठीक है। और उत्पादन की दृष्टि से ये कहा जाए तो उत्पादन में झारखंड के बाद ये चौथे नंबर पे आता है, उत्पादन में चौथे नंबर पे आता है। और यहाँ से सिंगरौली, बैतूल, सोहागपुर, इन स्थानों पर उत्पादन किया जाता है। सिंगरौली, बैतूल, सोहागपुर, इन स्थानों से, शहडोल, इन स्थानों से यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्राप्ति होती है इसकी कोयले की। तो कोयले में हमने एक प्रमुख राज्य, जैसे हमने क्या देखा, अगर हम एक इसके अलावा तेलंगाना में भी प्राप्ति होती है, वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे, तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे करीमनगर, आदिलाबाद, हैदराबाद, इन स्थानों पर प्राप्त होता है कोयला। तो इस प्रकार से हमने जो देखा, अगर हम भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से हम राज्यों का क्रम देखें, अगर हम भंडारण की दृष्टि से क्रम देखते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे था? झारखंड में। सबसे ज़्यादा हमारा भंडार कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। यहीं पे हम उत्पादन भी देखते चलते हैं साथ में, ठीक है, उत्पादन भी हम साथ में देखते चलते हैं। झारखंड भंडार में तो पहले नंबर पे था, लेकिन उत्पादन में किस नंबर पे था? थर्ड नंबर पे। और उड़ीसा उत्पादन और भंडार दोनों में सेकंड नंबर पे था। और पहले नंबर पे उत्पादन में कौन आता है? छत्तीसगढ़।
और यहीं पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें यहाँ पे भंडार की दृष्टि से, तो ये तृतीय नंबर पर है। चौथे नंबर पर भंडार में क्या है, पश्चिम बंगाल। और पाँचवें नंबर पे एमपी। और यहाँ पे यही चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। फोर्थ नंबर पर हो जाएगा एमपी और फिफ्थ नंबर पर तेलंगाना आ जाता है। पश्चिम बंगाल में बताया कि 7वें नंबर पर है। ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से ये कोयले का ये है। ठीक है, और सबसे प्रमुख प्रकार का जो कोयला हमारे यहाँ पाया जाता है, कौन से हैं, वो है कौन सा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और अगर एक लिग्नाइट प्रकार के कोयले के भंडारण की बात की जाए, अगर यहीं पे हम लिग्नाइट प्रकार के भंडार की बात करते हैं, प्रकार का जो कोयला होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें तमिलनाडु पहले नंबर पे है भंडार में, राजस्थान सेकंड नंबर पे और गुजरात थर्ड पे। और उत्पादन ये भंडार की दृष्टि से है, किसकी दृष्टि से, भंडार के, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। और अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो तमिलनाडु यहाँ भी पहले पे है, गुजरात सेकंड पे आ जाता है और थर्ड पे राजस्थान आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कोयले के बारे में हो गया। तो अभी जैसे मैंने अभी बीच में एक वर्ड यूज़ किया था, गोंडवाना प्रकार का कोयला। तो भारत में मुख्यतः जो कोयले पाए जाते हैं वो दो प्रकार के कोयले हैं। जैसे जब हम भारत में हिमालय का निर्माण पढ़ेंगे या पठार का निर्माण का चैप्टर जब करेंगे तो उसमें हम काफ़ी चीज़ों को देखेंगे। तो हम कुछ उन्हीं आधार पर, निर्माण के आधार पर ही कुछ गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में, गोंडवाना कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। और कुछ टर्शियरी कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टर्शियरी कोयला क्षेत्र। कुछ टर्शियरी कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। और अगर हम गोंडवाना क्रम की बात करते हैं तो इस प्रकार के जो कोयले का निर्माण हुआ है वह कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। कब हुआ है, कार्बोनिफेरस युग में। इस प्रकार के जो कोयले का निर्माण हुआ है वह कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। और भारत में अगर जो कोयला फैला हुआ है मुख्यतः वो नदी घाटियों के आसपास में ही फैला हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये गोंडवाना क्रम जो फैला हुआ है वो दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर, गोदावरी नदी घाटी और नर्मदा की घाटियों में फैला हुआ है। नर्मदा नदी की घाटियों में फैला हुआ है। ठीक है, और अगर हम इसके प्रमुख स्थानों की बात करते हैं तो रानीगंज कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, झरिया, बोकारो, कोरबा, पेंच घाटी, तालचर, सिंगरौली, ये इत्यादि इसके प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, और भारत में अधिकांश जो कोयला है, लगभग 90% से अधिक, 98% तक कह सकते हैं, भारत का अधिकांश कोयला इसी गोंडवाना क्रम का ही है। अधिकांश कोयला भारत का इसी क्रम का है। और इसमें जो कोयले में कार्बन का परसेंटेज है, कार्बन परसेंटेज जो है 60 से 90% तक पाया जाता है। 60 से 90% तक पाया जाता है। और इसमें जो मिलता है मुख्यतः तो मिलते हैं क्या, बिटुमिनस, इसमें मुख्यतः बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट मिलता है, लेकिन एंथ्रेसाइट का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। मुख्यतः क्या रहता है, बिटुमिनस ही रहता है। तो ये हमारा ये रहता है। और छत्तीसगढ़ के झारगुड़ा की में जो खान है वहाँ पे कोयले की मोटी परत पाई जाती है इसके। और जब हम बात करते हैं इसी प्रकार से टर्शियरी की, जब हम टर्शियरी की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ है वो तृतीय युग में हुआ है। गोंडवाना क्रम का कार्बोनिफेरस युग में था, इसका तृतीय युग में था।
और जैसा कि 98% तक मैंने कहा था कि गोंडवाना क्रम के मिलते हैं कोयले, तो ये मात्र 2% तक ही मिलता है कोयला क्षेत्र भारत में इसका ये। और इसमें जो कार्बन प्रतिशत है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, मात्र 30 से 50% तक ही रहता है। ठीक है, 30-50% मतलब पीट प्रकार का कोयला नॉर्मली रहता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है। और कुछ जैसे लिग्नाइट प्रकार का कोयला इसमें पाया जाता है मुख्यतः। जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है कहाँ हमने देखा, तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें असम, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, अरुणाचल, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और उसके अलावा JNK में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। और उसके अलावा ये क्या कह सकते हैं, तमिलनाडु तो हमने देख लिया, गुजरात में और थोड़ा बहुत राजस्थान में भी पाया जाता है। तो ये टर्शरी कोयला क्षेत्र के बारे में हो गया। ये हमारा था किसके बारे में, कोयला के बारे में। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे क्या, खनिज तेल के बारे में करेंगे। अभी इस पार्ट के लिए इतना ही।